ठीक है, तो यहाँ पर कई चीज़ें आई हैं जो हमने बातें तो की हुई हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जब हम मानव व्यवहार दर्शन और बाकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ें फिर से आएँगी। तो इसको ना थोड़ा-सा हम एक बार हमने वो प्रेज़ेंटेशंस वग़ैरह पहले देखी तो है, लेकिन थोड़ा-सा हम ग्राफ़िक्स के हिसाब से साथ में देख लें, तो ठीक रहेगा। एक मेरे को लग रहा है मैं अभी देख के खोल सकता हूँ। ये एक आया है ये देवपद एक आया है, फिर इसके बाद में दिव्य पद, है ना? दिव्य पद पता नहीं शब्द आया है यहाँ पर कि नहीं आया, लेकिन दर्शन में आएगा ये। ये दिव्य मानव जो है इसको दिव्य पद वाला बोला, और उससे पहले देवपद था, और उससे पहले एक भ्रमित मानव वाला जो है भ्रांति पद, है ना? तो इस तरह से अस्तित्व में 4 पद जो हैं वो आदरणीय नागराज जी ने हाइलाइट किए हैं। 1 सेकंड का समय दीजिए तो हम उसको एक डायग्राम में देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको? जी भैया। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो सबसे नीचे वाला सर्कल बनाया गया इसको बोला है प्राण पद चक्र, है ना? तो यहाँ पर परमाणु है, जैसे हमने भी पहले बात भी की है। तो परमाणु से ही जो है ये, जिसको हम सेल्स कहते हैं, कोशिकाएँ कहते हैं, ये प्राणावस्था तक जाता है। और मानव का शरीर भी जो है प्राणावस्था की इकाई है। ऐसा बोल रहे हैं, हमारे शरीर भी जो है ये भी पदार्थ से ही बना है, और मरने के बाद में पशु शरीर, मानव शरीर और पेड़-पौधे सारे के सारे फिर से पदार्थ बन जाते हैं। तो पदार्थावस्था से प्राणावस्था तक, मतलब कोशिकाओं तक, सेल्स तक, और फिर से वापस पदार्थावस्था तक। तो एक तो परमाणुओं का चक्र जो है ना वो इस स्तर पर चलता है, इसको कह रहे हैं प्राणपद चक्र, ठीक है? ये जैसे-जैसे हम दर्शन को आगे समझेंगे, ये मतलब ये शब्द बार-बार आएँगे, तो हम भी जब भी मौका मिले हम अपने में रिफ्रेश करते रहें इसको। इसी में ही जो है वो एक भाषा आती है फिर, कि परमाणु ही विकास पूर्वक जो है वो जीवन पद जो है वो जीवन परमाणु बना है। तो ये जो भ्रांत पद चक्र है, इसमें क्या हुआ कि पशु मानव और एक्चुअल में पशु मानव नहीं, ये जो हमारा भ्रमित मानव और साथ में जो पशु-पक्षी हैं, जीवावस्था की इकाइयाँ हैं, इन सब का शरीर के साथ में जीवन परमाणु के संयोग में फिर हमको पशु-पक्षी और भ्रमित मानव दिखता है। तो ये जीवावस्था से भ्रमित मानव पद तक जो है, फिर जो है ये यहाँ पर एक चक्र है। फिर एक संक्रमण में, तो ये संक्रमण बिंदु जो है ना, ये संक्रमण बिंदु ये कह रहे हैं कि आगे की स्टेज पर पहुँच जाना है, इसके बाद में रिवर्स गियर नहीं लगता। तो कोई भी परमाणु जो है वो जब एक बार जीवन परमाणु बन गया, तो यहाँ पर ऐसा प्रस्ताव है कि वो फिर वापस पदार्थ में नहीं जाएगा। वो अब इस चक्र में रहेगा। इस चक्र में फिर जब हम ये कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और आदमी जागृत हो जाता है मानव, तो उसको जो अगले पद में बोल रहे हैं उसको देव पद बोल रहे हैं। तो देव पद में कौन-कौन आया? मानव और देव मानव आया। तो प्राण पद चक्र में सिर्फ पदार्थावस्था और ये प्राणावस्था की इकाइयाँ, इनका चक्र, फिर यहाँ पर भ्रमित मानव का और पशु पक्षियों का पद चक्र, यहाँ पर मानव और देव मानव के बीच में जो है एक चक्र, और फिर यहाँ पर एक संक्रमण हुआ और इसको दिव्य पद। तो मध्यस्थ दर्शन में ये 4 पद जो हैं ये अस्तित्व में ऐसे आइडेंटिफाई किए गए। प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद और दिव्य पद, ऐसा करके जो है। तो ये हमारे रेफरेंस में भी आया है, डिस्कशन में जैसे करेंगे इसको हम एक बार हम ऐसे देख लें, तो फिर हम जब डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि स्पष्टता से कर पाएँगे। इतना ठीक लग रहा है? नहीं, हमने पहले देखा भी था, लेकिन मुझे लगा कि एक बार हम फिर से इसको देख के फिर बात कर लेते हैं। तो
अमानव, मानव और अति मानव, है ना? पशु मानव, तो अमानव की कैटेगरी में पशु मानव और राक्षस मानव, मानव की कैटेगरी में मानव, और फिर अति मानव मतलब जिसको हम नॉर्मल भाषा में, मेरे को शब्द जो लगता है जिसको, जिनको हम महापुरुषों की कैटेगरी में अपने मन में कहीं पर रखते हैं, कुछ श्रद्धा भाव रहता है भैया हाँ ये तो मानव से भी आगे निकल गए, उनको देव मानव और दिव्य मानव वाली कैटेगरी में रखा गया। तो पंचकोटि क्या होगी? पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ये 5 कैटेगरी हो। ठीक है इतना? भैया आप लोग कुछ बोलते नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता कि बात पहुंची है कि नहीं पहुंची। ठीक है भैया, बढ़िया भैया। है ना? कुछ साथ साथ प्रश्न हो तो वो भी करते रहे, क्योंकि मुझे ऐसे वन वे बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। जी भैया। तो ये 30वां पॉइंट जो है, इसमें क्या कह रहे हैं? सह अस्तित्व है, नित्य वर्तमान है, प्रकृति स्थितिपूर्ण संपृक्त है, स्थितिशील में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति, अर्थात पूर्णता में गर्भित प्रकृति, सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति। तो ये बात को 4 डिफरेंट भाषा में कह रहे हैं, है ना? पहला क्या कह रहे हैं? सह अस्तित्व नित्य वर्तमान। सह अस्तित्व क्या हो गया? जो हम शुरू से ही कह रहे हैं, सह अस्तित्व क्या है? व्यापक सत्ता में जड़ और चैतन्य प्रकृति, यही पूरा अस्तित्व है, और अस्तित्व सह अस्तित्व है। तो किस किस का सह अस्तित्व है? व्यापक सत्ता में जड़ और चैतन्य प्रकृति। अगली जो 4-5 शब्द हैं उसमें ऐसे लिख दिया, प्रकृति जो है स्थितिपूर्ण सत्ता में, इसको ऐसा देखेंगे, स्थितिपूर्ण में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति। तो स्थितिपूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति, तो ये इसी चीज को दूसरी भाषा में बोला। फिर पूर्णता में गर्भित, अर्थात पूर्णता में गर्भित, ये भी हो गया। और फिर अगला हुआ व्यापक सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति, फिर वही चीज आ गई जो हमने पहले बोला था। तो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी भी एंगल से देख लें, है क्या? ये जो पूरा का पूरा अस्तित्व है, सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व में को कैसे कह रहे हैं? 3 इकाइयां, 3 वास्तविकताएं हैं अस्तित्व में, व्यापक सत्ता में जड़ और चैतन्य प्रकृति, है। तो हमें व्यापक सत्ता की अवेयरनेस रहे, जड़ संसार की अवेयरनेस रहे, और चैतन्य प्रकृति की अवेयरनेस रहे। चैतन्य प्रकृति जीवन को कह रहे हैं। ये जो है, ये इस तरफ हाईलाइट कर रहे हैं। जी भाई, कल कुछ डिस्कशन कर रहे थे मैं और शैलेंद्र भाई, जो अभी क्लास में हैं। तो हमने इस पे व्यापक पे ही चर्चा की थी, और उसमें हमने मतलब जैसे यहाँ पर तो है कि भाई व्यापक हमेशा रहा है, विद्यमान है, लेकिन जो कन्वेंशनल साइंस है वो बिग बैंग से स्टार्ट करती है संरचना। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि बिग बैंग भी कहीं पे हुआ है, मतलब किसी स्पेस में हुआ है, तो स्पेस उससे बाहर है, अगर इसको समझने की कोशिश की जाए। हाँ, तो ये इसको बिल्कुल मैं लॉजिकल लेवल पे जब देखता हूँ, जितना मैं भी बिग बैंग के बारे में सोचता हूँ, तो बिग बैंग से पहले स्पेस भी था कि नहीं था? मतलब लगता तो यहाँ पर तो ये आई थिंक यही कहा जा रहा है, छोड़ भी दिया जो वैसे ही अपने में। देखिए हम सब भी अच्छा, हमने भी शिक्षा वगैरह ली है और जैसे भी है, तो बिग बैंग से पहले कल्पना में देखें कि क्या स्पेस भी नहीं था? मतलब ऐसा ऐसा कुछ तर्कपूर्वक कैसे लगता है? ये तो मतलब सिंपल सा बहुत सिंपल एक अजम्पशन हम कर सकते हैं कि बिग बैंग जहाँ पे हो रहा है वो भी तो कहीं स्पेस हो गई। बिल्कुल। तो अगर ये इतना ही सिंपल नोशन है, तो हमारे साइंटिस्ट लोग इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब ये तो अब हम क्या बताएं? राइट, है ना? लेकिन यहाँ पे मतलब कहा यही जा रहा है कि नहीं बिग बैंग अगर कहीं पे हो रहा है, तो वो भी किसी स्पेस में हो रहा है। हम यहाँ पर बिग बैंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा मत कहिए कि यहाँ भी ये कह रहे हैं कि बिग बैंग भी स्पेस में हुआ होगा। यहाँ पर बिग बैंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्पेस हमेशा से ही था। ओके।
ठीक है, अब जिसको लगता है कि बिग बैंग हुआ होगा वो भी आखिर में जाके फिट यहीं पे ही होगा कि स्पेस था ही। खैर अभी मैं लेटेस्ट रिसर्च तो फॉलो अप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई हम्म थिंक कहीं पे एक कमेंट था कि आप मुझे बिग बैंग मतलब किसी साइंटिस्ट से पूछा गया कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? हम्म तो आई थिंक उनका जो इनिशियल अजम्पशन है वो यही है कि भई मुझे पहले बिग बैंग दे दो और उसके बाद आई कैन मतलब आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो हम्म अब मुझे नहीं पता कि अभी लेटेस्ट ये आप भी खैर फिजिक्स से रहे हैं और अब आपका भी ये स्पेस रहा है मतलब ये सब्जेक्ट रहा है, तो हम्म हो सकता है शायद आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो कि इस फील्ड में आगे क्या रिसर्च हुई है, लेटेस्ट रिसर्च क्या नहीं है? नहीं भैया, मेरे को ना देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि कई बारी अब व्यक्तिगत प्रायोरिटीज रहेंगी कि हुँ, किसी चीज को समझना है तो मतलब एक तो ये है कि पहले क्या हुआ उसको समझना है और फिर जहां पर हम खड़े हैं उसको उसका भी आंकलन करना है और जाना कहाँ है उसको भी देखना है। ठीक है, जी। तो तो हम धरती पर रह रहे हैं, 700-800 करोड़ लोग हैं और ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। ये तो एक रियलिटी के रूप में हम सबके सामने है ना? हुँ, हुँ, तो अभी बिग बैंग हुआ था, कभी हुआ था, लोगों को उसमें भी दिलचस्पी है, तो अब जिनकी दिलचस्पी है बिल्कुल ठीक बात है, मतलब वो भी पता करें उसमें। मैं उसमें बहुत डीपली नहीं घुसा भैया, जी, जी भैया। है ना? तो सुनने में हुँ, आता है बिल्कुल ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत मतलब अपना साइंस बैकग्राउंड के होते हुए और जो भी मीडिया वगैरह में बात होती है कि हाँ, एक ऐसे बिग बैंग टाइप की थ्योरी है। बिग बैंग टाइप की थ्योरी है, तो वो भी यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर सरल भाषा में, नॉट सिर्फ सरल भाषा से अस्तित्व किस तरह से सत्य है, उसकी क्लैरिटी भी बनती है। तो यहाँ इतना पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए इतना जानना पर्याप्त है। इससे जी, ज्यादा जिनको जानना है वो भी और जानेंगे ही, लेकिन उस जानने के बाद भी ये वाली चीज बनी रहेगी, ये वाली चीज जो है ये मतलब ये नहीं हिलेगी, ऐसा मेरा हुँ, निष्कर्ष है, ऐसा मेरे को हुँ, लगता है। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ नमस्ते जी, सभी को। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते संजीव जी। नमस्ते। अ, इस बारे में मेरे को ऐसे ख्याल आता है हमेशा कि जब से थोड़ा दर्शन के बारे में समझ में आने लगा, कुछ बहुत सारी चीजें छोटी छोटी पकड़ में आती है, तो जब हम साइंस को भी देखने लगते हैं ना, उसकी भी क्लैरिफिकेशन जो ऐसे लगते है थोड़ी और क्लियरली दिखने लगती है। तो जैसे साइंस भी अगर मानती है बिग बैंग हुआ है, तो चलो हुआ है, मान लो चलो हुआ भी, तो वो एक उसको भी हम अगर देखेंगे तो उसमें भी कोई एनर्जी थी, उसमें भी कुछ स्पेस रही, जैसे आपने अभी बताया। तो वो, तो हमको उसको भी क्लियरली देख के और ऐसे लगता है हाँ, जो बाबा जी कह रहे हैं वो तो बहुत क्लियरली प्लेस हो जाता है। तो वो जो क्वेश्चन, जो रहस्य वाली बातें है ना, वो काइंड ऑफ वो क्लियर आउट हो जाती हैं कि उसमें कोई रहस्य नहीं है, वो व्यापक में होने की वजह से ही हुआ। हुँ, आपको भी ऐसा अ लगता है संजीव जी? हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन दीदी वो मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति ना निष्कर्ष अपने खुद निकालेगा। हम यहाँ पर ना मतलब वो जैसे ये प्रपोज़ल बेस्ड फिलॉसफी है, तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि मेरा ये निष्कर्ष निकल आया और मेरा 2 साल में निकल आया या 6 महीने में निकल आया, तो सामने वाले का भी इसी टाइम फ्रेम में निकले। सब अपनी हाँ, गति से, अपने हिसाब से चलेंगे। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है, वो बात हाँ, मैंने रख ही दी थी, और बाकी सब भी हम्म, अपना-अपना शोध करेंगे इसके ऊपर। सर बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन है इस बात को समझना और अगर हम लेट्स से हमारे पास अगर कहीं से ये ज्ञान आ रहा है तो एक बात तो है कि हम इसको लें कि भाई ऐसा है। अदरवाइज़ ये इतना पर्टिनेंट बड़ा क्वेश्चन है कि साइंस मतलब जैसा होता है ना कि साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो हुँ। उसमें एक ये भी एक क्वेश्चन है। और अगर लेट्स से अगर अगर ये सॉल्व हो जाता है so it is as good as or as big as any other like theories such as like theory of like हुँ, relativity हुँ, like क्या बोलते हैं उसको relativity हुँ, और मतलब उतना बड़ा क्वेश्चन है ये एक्चुअली। बिल्कुल ठीक। ये साइंटिस्ट तो ना और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जो जितना हमने इस दर्शन को समझा ना भैया, तो उसके ऊपर भी ऐसा लगता है कि प्रश्न चिन्ह से खड़े हो जाते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट जो है ना वो पशु-पक्षियों के साथ और ह्यूमन बीइंग के साथ में क्लोनिंग की बात कर रहे हैं।
है ना? पीछे एक वो डॉली शिप का जो है जी। वो कुछ साल पहले वो क्लोनिंग हुआ, और काफी सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के भी क्लोनिंग के ऊपर अपना उनका रिसर्च वगैरह चल रहा है ना? तो उसके ऊपर काफी ऊर्जा लग रही है, काफी पढ़े लिखे लोग उस पे कर रहे हैं। अब हमारे को जहाँ पर जितना यहाँ पर समझ आया, और हम लोग अपने शिविरों वगैरह में बात करते हैं, तो एकदम से ऐसा लगता है कि ये क्लोनिंग का कार्यक्रम बनाना भी, ये भी एक एक अधूरी सी सोच है, इन द सेंस कि जब हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग बराबर शरीर प्लस जीवन, तो जो साइंटिस्ट लैब में करेगा ना, वो जो कुछ भी करेगा वो शरीर के साथ में करेगा, है ना? एक जी। मेल से और एक फीमेल से कुछ सेल्स लेगा, और मतलब उनके हिसाब से फिर अगली पीढ़ी जो है वो बनेगी, कुछ अपने कुछ उसके हिसाब से। लेकिन अब इससे तो सिर्फ शरीर बना, ठीक है? अब मानव जो था, मानव तो जीवन था, और मानव अच्छा होता है या बुरा होता है, मानव टेररिस्ट होता है या अच्छा सिटीजन होता है ना? ईमानदार होता है या बेईमान होता है, ये शरीर वाला पार्ट नहीं है, ये तो जीवन वाला पार्ट है। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में चर्चा की है। तो क्लोनिंग का जो एक ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि भैया जिस तरह के पेरेंट्स हैं, मतलब मेल और फीमेल को ले लिया जाए, अगली पीढ़ी भी वैसी बने। तो वो वैसी बने में शरीर के आधार पर तो आप वैसी बना लेंगे, ये जीवन परमाणु कहाँ से लाएंगे साइंटिस्ट? तो अगर अब मतलब ये वाली चीज अगर क्लियर नहीं है कि मानव बराबर शरीर प्लस जीवन है, तो साइंस जो है वो तो भौतिकता में ही सारे के सारे प्रयोग कर रही है, तो वो बेसिकली शरीर पे ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे, और या मैक्सिमम मैक्सिमम जाके ये सोचेंगे कि इसका दिमाग बढ़िया बना दिया जाए, ब्रेन बढ़िया बना दिया जाए, तो ये अच्छा मानव बन जाएगा। लेकिन हमने अपनी चर्चाओं में देखा ही है कि ब्रेन भी बहुत बढ़िया हो और फिर भी आदमी जो है वो स्मगलिंग करता हो, या माफिया चलाता हो, ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये वाली चीज जो है, ये जीवन वाली है, ये साइंटिस्ट से मिस हो रही है, लेकिन साइंटिस्ट अपने प्रयोग कर रहे हैं, अब जो कर रहा है वो करता रहे, हम भी देख, है ना? तो देखेंगे जो भी निकल कर आएगा। हम अपने एक कुछ अब कुछ समझ हमारी यहाँ से बनी है, कुछ कुछ जो है कॉन्टेम्परेरी साइंस कर रही है ना? तो जो कर रही है वो साइंस, देखिए जो उनका मन करेगा वो करेंगे, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। अब लेकिन ये अपने में सोचने वाले प्रश्न है जी भैया। ना? तो हम अपने निष्कर्ष निकाले कि भैया वो क्लोनिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ह्यूमन की। अगर देखा जाए तो लग रहा है कि हम केवल शरीर बना रहे हैं, लेकिन एक और साइंस का एक और तरफ रिसर्च हो रही है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, जहाँ पर कि हमारी मेमोरीज जो हैं उनको लेट्स से वो स्टोर करने की बात चल रही है, उनको एक जगह रखने की बात चल रही है, तो शायद हम संस्कार जिसको हम बोल रहे हैं, उनको उनकी भी रिपॉजिटरी बना रहे हैं। आई थिंक उस तरफ भी। तो हुँ, देखा जाए तो उसको देखा जाए भैया कि वो रिपोजिटरी जो है, वो संस्कार की रिपोजिटरी जो है वो ब्रेन में होती है या जीवन में होती है। मतलब यहाँ पर जो हमारी जो एक यहाँ पर प्रस्ताव है कि जो संस्कार वाला पक्ष है ये जीवन में ही हुँ। जी, इंटरेस्टिंग। है ना? तो ये इसके ऊपर भी सोचा जाए थोड़ा सा। और तो साइंटिस्ट बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं भैया, जो हमारे को यहाँ से जब इनपुट्स मिलते हैं और हम इसको एक तरह से लगता है कि भाई हाँ ये वाली बात ठीक है, तो फिर उसके ऊपर प्रश्न उठते हैं। और ये सबसे बढ़िया बात है कि इन प्रश्नों के ऊपर हमारा मनन चिंतन चलता रहे, है ना? जी। ना ना हम साइंटिस्ट की बात मान लें, और ना ये हुँ, दबाव है कि हमारी बात साइंटिस्ट माने, है ना? उनका भी जी। जो प्रयोग करने का मन है, जो उनको ठीक लगता है वो करें। हम अपने में अपना अधिकार है, हुँ, ठीक है? जी। अगला ये था मानव ज्ञानावस्था में होते हुए। अब ज्ञानावस्था में होते भ्रमित मानव भी हो सकता है और जागृत मानव भी हो सकता है। तो अभी भ्रमित मानव की जो है बात हो रही है इस वाले पॉइंट में, ऐसा लग रहा है जो शुरू हुआ। भ्रांति पद में व्यक्तिवाद, समुदायवाद, ये हमने बात की है पहले। अमानव अर्थात भ्रांति पद में मानव दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? पशु मानव और राक्षस मानव। भय प्रलोभनवश भ्रांति पद में अधिमूल्यन
अवमूल्यन निर्मूल्यन दोष हो जाता है, और इस दोषवश क्या होता है, अमानवीयता आती है, और उसका स्वभाव क्या होता है, जीववश हीनता, दीनता, क्रूरता। अब ये हीनता, दीनता, क्रूरता भी हमने पहले बात की थी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जैसे क्योंकि ये शब्द आएंगे बार बार, तो हमारे को जहां जहां मौका मिले हम इनको देख पाए कि धीरता, हीनता, उदारता किसको कह रहे हैं। तो ये एक जगह पे हमने इसको परिभाषा जो है वो ली हुई है मानव व्यवहार दर्शन से। दीनता क्या है, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने की आश्रय प्रवृत्ति, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, दैट दे विल रिमूव माई मिजरीज, दे विल रिलीव मी ऑफ माई मिजरीज। ठीक है, तो मैं खुद सुखी नहीं हो सकता, मेरे सुखी होने की मेरी डिपेंडेंसी दूसरों पर है, वही मेरे दुख दूर करेंगे, वही मेरे को सुखी करेंगे। इस वाली टेंडेंसी को दीनता कह रहे हैं। फिर हीनता क्या है, हीनता यह है कि विश्वासघात। अब यहाँ मतलब इसका दूसरा शब्द हम कह सकते हैं चालाकी। ठीक है, तो इसमें दीनता दूसरे पर डिपेंडेंट था अपने दुख दूर करने के लिए। अब हीनता जो है ये वन स्टेप फॉरवर्ड है, व्यक्ति ने जिम्मेदारी अपने पे ले ली कि भैया सुखी मेरे को ही होना है, लेकिन इन द प्रोसेस दूसरे के साथ भी शोषण हो जाए, दूसरे गलती हो जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चालाकी करनी पड़ेगी तो करेंगे, कोई समस्या नहीं है। ये वाला जो है, ये वाली कैटेगरी हीनता वाली कैटेगरी में ला रहे हैं। और फिर एक और कैटेगरी है क्रूरता वाली, कि भैया स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य, है ना। वैचारिक प्रयुक्ति मतलब अपने थॉट्स को, अपनी मेंटल एनर्जीज को उस तरफ लगाना, दूसरे का मिटाना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो कर लेंगे। तो अमानवीय स्वभाव में दीनता, हीनता, क्रूरता, ये तीन जो है इस तरह से परिभाषित किए गए। ठीक है, ये जब मानव व्यवहार दर्शन करेंगे तो शुरू में आ ही जाएगा, ये पेज 19 से लिया हुआ है। तो जीव चेतना में क्या रहता है, स्वभाव जो है वो हीनता, दीनता, क्रूरता वाला रहता है। प्रवृत्ति क्या रहती है, विषयों की तरफ प्रवृत्ति रहती है, ये हम बहुत बार बात कर ही चुके हैं। दृष्टि किस चीज की रहती है, प्रिय हित लाभ की दृष्टि रहती है। कार्यक्रम सुविधा संग्रह का रहता है। तो पशु मानव और राक्षस मानव में डिफरेंस क्या किया कि पशु मानव, मतलब इसको बिल्कुल एक्सक्लूसिव कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब दीनता, हीनता, क्रूरता टू सम एक्सटेंट सब में रहेगा, लेकिन पशु मानव जो है उसमें प्रीडोमिनेंटली हमको दीनता दिखेगी, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत वो चालाकी चलूकी भी करने की कोशिश करेगा, कभी सफल होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो है उसकी डिपेंडेंसी दूसरों पर है, सुखी होने के लिए या अपने दुख दूर करवाने के लिए। और राक्षस मानव जो है, इसका क्या है, इसका क्रूरता प्रधान है, क्रुएलिटी प्रीडोमिनेंटली जो है इसके स्वभाव में रहेगी। कहीं कहीं पे जो है ये दीनता, हीनता वाला भी दिखेगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली क्रूरता रहेगा। तो ये जो था, ये हमने पॉइंट नंबर 30 में मानव ज्ञानावस्था में होते हुए भ्रांत मानव जो है, जो नासमझ है, जो भ्रमित है, उसको हमने उसके बारे में ये वाले पॉइंट्स जो है ये दिखे। इसकी डिटेलिंग थोड़ी बहुत हम कर चुके हैं, अभी भी कर ली, और आगे भी जैसे डिटेल में जाएंगे दर्शन में वैसे करेंगे। इतने तक ठीक है भैया? ठीक है, अब आया पॉइंट 32। इसमें कह रहे हैं मानव चेतना संपन्न। अब वो ज्ञान अवस्था में भ्रमित मानव था, अब ये ज्ञान अवस्था में जागृत मानव आ गया। तो वो जीव चेतना में था, ये मानव चेतना। मानव चेतना संपन्न का मतलब ही जागृत मानव। ये भैया, ये फिर से रजत भाई जो भी हमारी बात हो रही थी ना क्लोनिंग की, ये सब हम देखते चलें कि ये जो चेतना वाला पार्ट है, ये शरीर वाला नहीं है। भ्रमित मानव और जागृत मानव के शरीर में कोई अंतर नहीं है। शरीर को देख करके, शरीर के सारे बायोलॉजिकल टेस्ट करके ये नहीं पता लगेगा मानव भ्रमित है या जागृत है।
जी भैया। है ना? ये इस चीज की तरफ जो है वो ध्यान रहे। ये चेतना वाला काम है। चेतना वाला पार्ट जीवन में है, शरीर में नहीं है, जीवन में। तो जागृत मानव का स्वभाव क्या है? धीरता, वीरता, उदारता। इसकी भी हमने पहले बात की थी। ध्यान में है तो ठीक है, अगर लगे कि 2 मिनट में रिवाइज कर दें तो फिर से हम स्लाइड भी देख सकते हैं। देख लेते हैं जी। देख लेते हैं, कोई नहीं, अभी जाते हैं, पहले ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं। जी। 32 पॉइंट को देख लेते हैं। तो जागृत मानव का स्वभाव क्या होगा? धीरता, वीरता, उदारता। उसका स्वभाव क्या था भ्रमित मानव का? दीनता। दीनता, हुँ, हीनता, क्रूरता। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल ठीक बात है ना? मैं आपका बीच-बीच में टेस्ट भी लेता रहूँगा। हुँ। है ना? तो अमानव का स्वभाव था वो दीनता, हीनता, क्रूरता था। यहाँ पर दृष्टि क्या आ गई? न्याय की दृष्टि आ गई। भ्रमित मानव की दृष्टि किस चीज की थी? प्रिय प्रिय हित हित लाभ। लाभ की। है ना? यहाँ पर न्याय की दृष्टि जो है वो उदय हो गई। प्रवृत्ति क्या है? मानवीय परिवार, मानवत्व रूपी व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी। ठीक है? तो अब व्यवस्था हो, व्यवस्था को समझूं और मैं व्यवस्था में भागीदारी करूं, ये वाली प्रवृत्ति जो है ये आई जागृत मानव में। उसमें प्रवृत्ति क्या लिखी थी? 4 विषय। हुँ। है ना? तो इसमें व्यवस्था में भागीदारी करते हुए फिर क्या आया? ये इसमें 3 चीजें जो दिखी, उत्प्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ये वाले शब्द भी आ चुके हैं, पहले हमने की है बात या नहीं की? मुझे याद नहीं आ रहा। जी, किए तो हैं। ओके। लेकिन ये पुत्रेषणा जो है वो पॉज़िटिव एट्रिब्यूट है या हाँ, नेगेटिव हाँ, एट्रिब्यूट? पॉजिटिव। ये जागृत मानव का जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही होगा उसका। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर पुत्रेषणा कह रहे हैं, तीनों को ही देख लेते हैं। तो पुत्रेषणा को अगर परिभाषा के रूप में समझना हो, लिखना हो, तो इसको है जागृति के अर्थ में जन बल कामना। ओके। है ना? तो जब परिवार जागृत हो जाएगा, जब समाज जागृत हो जाएगा, जागृति की परंपरा बन जाएगी, तो तब भी हमें जो है ये व्यवस्थाएं तो चाहिए ही होंगी। मेट्रो भी चलानी है, एयरपोर्ट्स भी चलाने हैं, है ना? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड्स, वी नीड एवरीथिंग। तो इस सब के लिए लोग तो लगेंगे ही समाज में, है ना? तो लोग चाहिए, अगली पीढ़ी भी चाहिए, क्योंकि पिछली पीढ़ी जो है वो समय के साथ-साथ बूढ़ी होगी, तो मानव परंपरा भी चलती रहे। इस अर्थ में अ, बच्चे हों, इस अर्थ में पुत्र-पुत्री हों, उसको पुत्रेषणा कह रहे हैं। हुँ, ठीक है? इसी तरह से वित्तेषणा कह रहे हैं, जागृति के अर्थ में धन बल कामना। तो एक अच्छा समाज होगा जब अखंड सार्वभौम व्यवस्था होगी, तब भी साधनों की जरूरत पड़ेगी, है ना? तब भी बिल्डिंग्स बनानी होगी, तब भी कार्स बनानी होंगी, तब भी लोगों को हॉस्पिटल्स और ये सब जो है वो चाहिए होगा। और इन सब के लिए साधन भी चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल्स। और जो उसको फिर हम व्यवस्था के रूप में देखें, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पैसा कहते हैं, तो चाहिए होगा, तो उस मतलब वो होना भी चाहिए। तो जागृति के अर्थ में धन बल कामना, ये जागृत मानव जब होगा तो वो इन एषणाओं के साथ में होगा, प्रवृत्ति होगी। भ्रमित मानव का जो है वो पैसा किस लिए चाहिए होता है? सुविधा संग्रह, भोग के लिए चाहिए रहता है ना? तो वो जो पर्पस है वो एक तरह से हम रिलेट कर पाए कि डिफरेंट हो गया। और लोकेशना क्या है? तो लोकेशना है जागृति के अर्थ में यश बल कामना। ठीक है? कि मैं समझदार व्यक्ति हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, इस अर्थ में मेरे को पहचाना जाए। हम्म? ये चाहना जो है, ये ये रहेगी मानव में। ये उसकी प्रेरणा भी होगी जब ये बनना है। तो ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना, इसको इस तरह से जो है वो परिभाषित किया। ठीक हो गया? अब हमारा रह क्या गया यहाँ पर? ये जागृत मानव, धीरता, वीरता, उदार। इसको जो है हम स्लाइड में देख लेते हैं, 1 सेकंड।
तो ये अभी हमने देखा था अमानवीय स्वभाव, दीनता, हीनता, क्रूरता। इससे अगली स्लाइड जो है, इसमें मानवीय स्वभाव जो है इसको हम देख रहे हैं। तो मानवीय स्वभाव है धीरता, वीरता, उदारता। तो उदारता क्या हुआ? धीरता मतलब न्यायपूर्वक जीने में दृढ़ता एवं निष्ठा। मैं हर संबंध में न्याय ही करूंगा, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा संकल्प अपने में ना। इसकी दृष्टि भी न्याय की दृष्टि थी। तो ये धीरता, वीरता, उदारता, ये तीनों के तीनों न्याय से रिलेटेड है। और न्याय किसमें है? संबंधों में, परिवारों में। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो मानव मानव वाला पद है, इसको एक्चुअल में परिवार मानव भी बोला गया है, कहीं कहीं आगे हम जब चलेंगे। और जो इससे आगे वाला है देव मानव, उसको व्यवस्था मानव भी बोला गया है ना। तो वो परिवार की सीमा से निकलकर वो पूरे समाज तक उसका कार्यकलाप जो है, और वो जो है वो थिंकिंग एंड एक्टिविटीज, वो सारी की सारी वहां पर जाकर फैलती हैं। तो मानव जो है वो परिवार मानव के रूप में, और देव मानव जो है वो व्यवस्था मानव के रूप में, ऐसा भी जो है आगे मतलब जैसे जैसे हम देखेंगे आएगा। तो इसमें तीनों धीरता, वीरता, उदारता। तो धीरता है मैं हर संबंध में न्याय करूंगा। वीरता दूसरों को न्याय उपलब्ध हो जाए, इसमें भी मैं इसके लिए भी मेहनत करूंगा। और उदारता, अब आपको सिंपल भाषा में कहें, सबको न्याय उपलब्ध हो जाए, इसको जो है वो उदारता कहते हैं। कसौटी जो है न्याय है। तीनों में ही न्याय है, बिल्कुल। धीरता, वीरता, उदारता, तीनों में कीवर्ड न्याय है। ठीक है। पहले इसको एक डायग्राम के रूप में, ये कहीं पे एक पैराग्राफ में बाबा जी ने आवर्तनील अर्थशास्त्र में लिखा भी है उदाहरण के रूप में, जिसको मैंने फिर डायग्राम में कन्वर्ट किया। पहले अगर ये उदाहरण को देखना हो तो उदाहरण को पढ़ लेते हैं, ताकि बाबा जी क्या कह रहे हैं वो भी हम देख लें, और फिर उसका डायग्राम भी बना लें। तो इसको पढ़िए जरा आप में से कोई। उदाहरण के रूप में यह देख सकते हैं कि जितना दूर तक, अर्थात एक व्यक्ति के साथ साथ कई व्यक्ति के साथ जो अपने संबंध को संतुलित बनाए रखता है, उसका संपूर्ण वस्तु लाभ हानि मुक्त विधि से उपयोग हो जाता है। तथा जहां जहां तक संबंध संतुलन नहीं है, वहां वहां तक भ्रमवश लाभोन्माद छाया ही रहता है। इसे प्रत्येक मानव अपने परिवेशगत मानवों के साथ निरीक्षण कर सकता है और प्रमाणित हो सकता है। ठीक है। ये धीरता के रेफरेंस है, बाबा जी ने बोला। तो इसको जो है मैं जैसा मेरे को समझ में आया, मैं वैसा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप भी अपने में सोचिए कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि बीच वाला ये हूं मैं। ठीक है। और ये आसपास हमने R1, R2, R3, R4 ये लिख दिए मेरे संबंधी, माई रिलेशन 1, माई रिलेशन 3, माई रिलेशन 4। ऐसे करके ये गिनती कहीं तक भी लेकर जा सकते हैं, 10 तक ले जाएं, 20 तक, 50 तक, जहां तक भी हम संबंध देखें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सब संबंधों में न्यायपूर्वक जीऊंगा। मतलब मैं R1, R2, Rn तक जहां तक भी जाएगा, वहां तक मैं सबके साथ में न्याय करूंगा। ये हो गया धीरता का एग्जाम्पल। इसमें कैच क्या है? यह आवश्यक नहीं है कि R1, R2 एंड R4, Rn तक ये भी आपस में न्यायपूर्वक जी पा रहे हैं। जैसे कि मैं अपने भाई के साथ में अच्छे से जीऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है और मेरी एबिलिटी भी है। मैं अपने बहन के साथ में भी अच्छे से, लेकिन मेरे भाई बहन आपस में अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती, या मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मैं दोनों के साथ में अच्छे से जी पा रहा हूं, इसको कह रहे हैं धीरता। अब वीरता का उदाहरण देख लेते हैं, इसको भी पढ़िए जरा, वीरता का उदाहरण। वीरता का उदाहरण, वीरता को हम न्याय को सर्वसुलभ करने योग्य प्रवृत्तियों, कार्यकलापों और आचरणों के रूप में समझते हैं। एक उदाहरण ऐसा भी देखा जा सकता है, कहीं भी दो व्यक्ति वादग्रस्त हैं, किसी मुद्दे में भ्रमित होकर ही
ऐसा विवाद होना देखा गया है। ऐसे विवाद के मूल में दोनों गलत हों अथवा दोनों में से एक अवश्य गलत हो, तभी वाद विवाद होना विश्लेषित होता है। ऐसी स्थिति में वे दोनों परस्पर अपने संबंधों को पहचानने नहीं रहते हैं, इसलिए वाद विवाद करने में कटिबद्ध हो जाते हैं। संबंध को समझने के उपरांत एक दूसरे के बीच उत्पन्न मतभेदों का निराकरण कराने करने का सामर्थ्य उदय होता ही है। इसी सिद्धांत के आधार पर तीसरा उन दोनों के परस्परता में संबंध संतुलन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करे, तो वाद विवाद दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये आवर्तनीय अर्थशास्त्र में पेज 46 में वीरता को हम इस तरह से देख सकते हैं। तो इसको डायग्राम के रूप में देखें तो जो पिछला वाला डायग्राम था उसी को ही थोड़ा सा चेंज किया, तो अब ये वीरता का उदाहरण बन गया कि दूसरों को न्याय सुलभ करा पाऊं ऐसी योग्यता। मैं तो R1 R2 R3 R4 के साथ में जी ही रहा था, लेकिन साथ में मेरी इतनी योग्यता हुई कि मैं R1 को भी R2 के साथ में सही से जीने के लिए सहयोग कर पाया, R2 को R3 के साथ में जीने में सहयोग कर पाया, R3 को R4 के साथ में जीने में सहयोग कर पाया। तो मैं इनके साथ में ठीक से जी पा रहा था और ये भी अपने में ठीक से जी पाई, ऐसा कर पाना, है ना। तो ये पहले वाले से एक स्टेप आगे है। ये पहले वाला तो मानव पद के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इससे कम में तो मानव भी नहीं है कि मैं सबके साथ में न्यायपूर्वक जी पाऊं। इससे कम में हम मानव पद में नहीं है, इससे कम हम मानव से नीचे पशु मानव, राक्षस मानव, धीरता वीरता, सॉरी, दीनता हीनता क्रूरता, जो कुछ भी हम अपने में देख सकते हैं। मानव पद में आते ही एंट्री पॉइंट ये है। ये होने के बाद में, इतना समझने के बाद में, इतना प्रमाणित होने के बाद में, फिर ये वाली स्टेज है कि मैं जिन संबंधों में जी रहा हूं वो भी एक दूसरे के साथ में ठीक से जी पाए। और फिर इसी का ही एक्सटेंशन जो है वो होता जाएगा, लोगों की गिनती बढ़ती जाएगी। तो वो जो बढ़ना है उसका फैलाव वो उदारता में, धीरता वीरता उदारता, उसको इस तरह से हम इसी को फर्दर एक्सटेंड कर दें तो वहां तक जा सकते हैं। जी भैया, धन्यवाद। ठीक हो गया। तो ये धीरता वीरता जो है ये हम, मुझे लगा कि थोड़ा सा हम इसको जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार ये पहले भी बात हुई थी थोड़ी सी, लेकिन इट नीड्स मतलब रिपीटिशन, थोड़ा बार बार आता रहे तो ठीक रहता है ना। इसके तो ये मानवीय स्वभाव था, धीरता वीरता उदारता। फिर अति मानवीय स्वभाव कृपा करुणा, इसको मैंने पेंडिंग में रखा हुआ है। बताऊं, पहले हम मानवीयता वाले पार्ट को जो है है ना, मानव वाले पार्ट को अच्छे से समझ लें, उस पे कर पाए, तो फिर ये पता चलता है कि भैया इसके ऊपर उसके बाद में धीरे धीरे स्पष्टता बनेगी। अभी से हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, मतलब हमारी शायद ऐसी ज्यादा स्थिति भी नहीं है। तो परिभाषा के रूप में कुछ कुछ है, लेकिन उसको भी मैंने तो पेंडिंग में रखा है थोड़ा। जी भैया। ठीक है, इसको इस तरह से जो है ना एक डायग्राम के रूप में देखें तो ये वाई एक्सिस से जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम अमानवीयता कह रहे हैं, नेगेटिव वाली साइड जो है। और वाई एक्सिस से राइट वाला जो साइड है इसको हम मानवीयता और अति मानवीयता कह रहे हैं। जितना हम पॉजिटिव साइड पे ज्यादा आगे बढ़ते हैं वो अति मानवीयता वाला हो गया, शुरुआत में मानवीयता वाला, है ना। और 0 से नीचे है तो अमानवीयता वाला हो गया, भ्रमित मानव वाला हो। तो भ्रमित मानव में दीनता हीनता क्रूरता और धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, इसको हम सीक्वेंशियली देख सकते हैं। पहले धीरता की स्थिति बनेगी, फिर वीरता की स्थिति बनेगी, फिर उदारता की स्थिति बनेगी, फिर दया की स्थिति बनेगी, फिर कृपा की स्थिति बनेगी, फिर करुणा की स्थिति। ऐसा जो है अपने में रख सकते हैं। तो जब हम किसी स्ट्रेंजर को की मदद कर रहे होते हैं तो हम किस भाव से कर रहे होते हैं उस समय? ये तो भैया आप ही बताएंगे, आप जब कर रहे होते हैं तो क्या लग रहा होता है? आई थिंक सरफेशियल लेवल पे देखा जाता है कि अगर कोई मिजरेबल कंडीशन में है तो हम सोचते हैं हम दया कर रहे हैं,
हाँ, तो अ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या हम दया कर रहे हैं या हम नहीं, एक्चुअली हमारे पास तो कोई ना शब्द तो नहीं है? इसमें ना तो इसको हम थोड़ा-सा भैया ऐसा देख लेते हैं कि ये सारे के सारे ना सिर्फ़ शब्द हैं, ठीक है? तो हुँ, प्रिवेलिंग वोकैब्युलरी में इन शब्दों के साथ में हम सबकी कुछ एसोसिएटेड नोशंस हैं। हम हुँ, ऐसा नहीं कह रहे कि उन नोशंस को छोड़ दिया जाए, मतलब उन हुँ, नोशंस के साथ में बने रहें। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, उस बातचीत करने के लिए भी हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो बाबा जी ने ये कहा कि मैंने शब्द तो परंपरा से लिए हैं, मैंने उनकी डेफ़िनिशन जो है अपनी तरफ से रख दी है। जो भी मध्यस्थ दर्शन समझेगा, वो जब मध्यस्थ दर्शन के रेफ़रेंस में जब हम बात करेंगे तो दया का ये मतलब होगा, धीरता का ये मतलब होगा, वीरता का ये मतलब होगा। ऐसा हुँ, नहीं कह रहे हैं कि एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में दया का यही मतलब है ना? दया एक शब्द ही है, तो जी, शब्द है कि आप पहले किसी दूसरे भाव के साथ में उसको एसोसिएट करते थे, वो ठीक है। यहाँ पर इस तरह से। जी, आई थिंक भैया उसका एक उपकार वर्ड यूज किया है कई जगह, जहाँ वस्तु उपलब्ध करा देना जिसको बस ना हो, तो हुँ, उपकार एक वर्ड यूज किया है मेरे ख्याल से कहीं पे। लेकिन उपकार, भैया परोपकार। नहीं, लेकिन वो उपकार भी भैया काफी बार जो है ना वो जागृति के अर्थ में भी यूज हुआ है। नहीं, जैसे उदारता यूज हुआ है ना उसके लिए, तो देख लेंगे, देख लीजिए, मतलब तो दोबारा देखेंगे कहाँ पर किस रेफरेंस में आया। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये परिभाषा संहिता सामने ही है, तो ये खोल लेते हैं इसमें। तो उपकार किसको कह रहे हैं, एक मिनट। तो उपकार आया उन्नति और जागृति के लिए किया गया कर्तव्य। तो उपकार अपने लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं 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 होगा। नहीं नहीं, दूसरे के लिए भी जागृति की सहायता जो है कर रहे, जागृति के लिए सहायक हो रहे हैं, तो वो उपकार ही। तो एक शब्द है परोपकार, हम्म तो वो उपकार आई थिंक ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ इनका लिंक है। परोपकार किसी दूसरे के लिए किया गया उपकार, ऐसा काफी कुछ। डेफिनेशन है भी है परोपकार का भी। हुँ, परोपकार का भी है, पढ़िए जरा। समझा हुआ को समझाना, किया हुआ को कराना, सीखा हुआ को सिखाना, उपयोगिता से अधिक वस्तुओं को प्रयोजनशीलता में समर्पित करना। हम्म वो वाला जो मैं बता रहा था वो शायद इसमें ही आ रहा है, उदारता में ही आ रहा है। उदारता वस्तु देने, हाँ ठीक है। हाँ, उसमें आ रहा है प्राप्त सुख सुविधाओं को दूसरों के लिए सदुपयोग करना। हम्म 3 हम्म है मतलब डेफिनेशन, उसमें से एक हम्म। डेफिनेशन ये है। ये एक्चुअली में भैया यहाँ पर ये उदारता जो है ना, ये भी हमारा ध्यान रहे कि 30 मूल्य जो है ना, उन 30 मूल्यों में उदारता एक ऐसा मूल्य है जो 2 बार आता है। तो एक हुँ, आता है ये धीरता वीरता उदारता में, और फिर ममता के शिष्ट मूल्य के रूप में भी उदारता आता है। याद है ना? ऐसा लग रहा है जैसे उदारता जो है वो जो फिजिकल। हाँ, तो वो जो ममता हाँ का शिष्ट मूल्य था ना, जी। ये हाँ हाँ ये हाँ ये हाँ हाँ हाँ। ममता का शिष्ट मूल्य, तो ये जो अभी प्रतिफल आप परिभाषा, अपेक्षा बिना। हाँ, ये जो ये वाला है, ये वाला उदारता है। तो जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में भी कोई शब्द लें, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब बदल जाता है। धीरे से हमें यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ में हम परिभाषा को देख पाए। हुँ, तो एक उदारता इधर आ रहा है ममता के साथ में, और एक इधर धीरता वीरता उदारता वाला उदारता आ रहा है। तो ये वाला उदारता, धीरता वीरता उदारता वाला, ये शुद्ध रूप से न्याय के साथ में रिलेटेड, हम्म, सबको न्याय मिल जाए, इसके लिए तो अपनी ऊर्जा लगाना, उसको जो है उदारता कह रहे हैं ना। सबको न्याय उपलब्ध कराने में स्व शक्तियों का नियोजन करना। हम्म, तो कोई बात नहीं भैया, ये ना शुरू शुरू में सूचनाओं के रूप में हमारे सामने आता रहे, और हम भी देखते रहे कि कौन सी चीज कितनी स्पष्ट हो रही है। और उसके बारे में जैसे जैसे हम सोचेंगे, काफी कुछ जो है ना अपने मनन चिंतन से क्लियर होगा, है ना। रेफरेंस के रूप में सारा वांग्मय तो सामने है ही है, लेकिन अपनी भी हम लोग क्लियरिटी अपने सोचने से बनाए।
तो ये हमारी बात हुई मानव चेतना संपन्न मानव की, जागृत मानव की। ये सारा हमारा पॉइंट नंबर 32 जो है ये कवर हुआ। अब 33 पे चले। तो ये 33 जो है इसको कह रहे हैं देव पद। जो भी हमने पहले पद चक्र रखे थे तो उसमें देखा था ना, प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद और दिव्य पद, ये 4 पद हैं अस्तित्व में। तो ये देव पद सहज मानव जो है ये क्या हुआ, क्योंकि वो एक एक सूत्र है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। तो इसका स्वभाव जो है अब वो दया कृपा करुणा में से दया प्रधान हो गया। तो दया आ गया इस पे। इसका ये मतलब नहीं है कि धीरता वीरता उदारता खत्म हो गया, है ना, क्योंकि ये मानव से भी विकसित है देव मानव। तो धीरता वीरता उदारता तो है ही, साथ में दया वाला स्वभाव भी आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से देख रहे हैं। दृष्टि इसकी धर्म की हो गई, धर्म मतलब व्यवस्था। इसकी दृष्टि न्याय की थी, तो न्याय धर्म सत्य में से इसकी न्याय प्रधान दृष्टि थी मानव की। देव मानव की जो है वो धर्म प्रधान या व्यवस्था प्रधान। इसीलिए इसको, जो मैं पहले कह रहा था, इसको व्यवस्था मानव भी बोला गया। और इसको मानव वाले पद में न्याय प्रधान दृष्टि हुए हम उसको परिवार मानव भी काफी बार बाबा जी ने शब्द यूज किया है। परिवार मानव और व्यवस्था मानव, यहाँ पर व्यवस्था मानव हो। प्रवृत्ति क्या हो गई इसकी, मानवीय व्यवस्था हो गई। इसकी प्रवृत्ति परिवार तक थी, है ना। ये ऐसा नहीं है कि व्यवस्था में भागीदारी नहीं करेगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली परिवार के लेवल पे काम कर रहा है। ये प्रीडोमिनेंटली व्यवस्था के लेवल पर काम कर रहा है। ये पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से गवर्न्ड था मानव। यहाँ पर देव मानव में जो है लोकेषणा प्रधान। तो अगला वाला जो है वो फिर अब दिव्य मानव का जो है वो डिस्क्रिप्शन आ रहा है। उसमें क्या हो गया, धीरता वीरता उदारता के साथ दया कृपा करुणा हो गया। दृष्टि सत्य प्रदान हो गई, न्याय धर्म सत्य में से मानव में न्याय, देव पद में सत्य धर्म और दिव्य मानव में सत्य प्रदान दृष्टि हो गई। प्रवृत्ति सर्वशुभ की हो गई। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अखंडता सूत्र व्याख्या सार्वभौमता सहज। तो ये जो है दिव्य मानव का बताया गया। तो बेसिकली हमने इनमें भ्रमित मानव, जागृत मानव, देव मानव और दिव्य मानव, इनसे रिलेटेड जो बेसिक लक्षण है, स्वभाव है, प्रवृत्तियां हैं, उनकी हमने बात की है। ये हम जैसे मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे इसकी और भी डिटेलिंग जो है बार बार चीजें आएंगी। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मानव ही दृष्टा करता भोगता है जागृति पूर्वक। तो ये जो है ना, ये अपने आप में जो परंपरा से, मैंने कई बार शिविर वगैरह करते हुए ऐसा पाया कि कई लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कत रहती है। जो 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 ईश्वर में विश्वास रखने वाले और जो परंपरा में विश्वास रखने वाले आस्थावादी, जिसकी ज्यादा आस्थाएं रही हैं। तो यहाँ पर आदरणीय नागराज जी क्या कह रहे हैं कि जागृत मानव ही दृष्टाकर्ता भोगता है। जबकि परंपरा में मोस्टली क्या कहा गया है कि ईश्वर ही करता है ना। तो इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ईश्वर की मर्जी के बिना ये भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ईश्वर की ही मर्जी से सब कुछ होता है, ऐसे रिलेट करते हुए ईश्वर को कर्ता पद में रखा गया। यहाँ पर ईश्वर को व्यापक से रिलेट किया और ये बोला कि व्यापक क्रिया शून्य है, व्यापक कुछ नहीं करता। तो कर्ता पद में कौन है, कर्ता पद में जागृत मानव है। ठीक, तो दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला समझने वाला भी मानव है, करने वाला भी मानव है और करने के बाद में जो फल भोगने वाला है वो भी मानव। ये जो है इसको संजीव भाई, राम और कृष्ण को हम देव मानव के रूप में अगर रखते हैं या दिव्य मानव के रूप में रखते हैं, पहले तो है कि नहीं है ये भी नहीं मतलब आई थिंक प्रॉब्ली फ्यू पीपल कैन थिंक अबाउट कि भाई ये अजम्पशन सही है कि नहीं है। तो क्या हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं?
भैया मेरे पास में इतना अधिकार नहीं है कि मैं उनका आकलन करके उनको किसी कैटेगरी में रखूं। तो मतलब आप को जैसा भी लगता है, हम सब स्वतंत्र हैं, मतलब ऐसा सब अपने अपने अधिकार पर आकलन करते हैं। नहीं, तो हमारे लिटरेचर में देवता शब्द का तो इस्तेमाल है बिल्कुल, ही, हाँ हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। और देव देव मतलब हम अगर क्या नाम है इनका, इंद्र इंद्र वगैरह को जो सब है, ये सब हाँ, देव देव बिल्कुल देव ही रखा हुआ है हमने इनको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन उसमें ये है कि जो भी इनके पास इतनी पावर है कि कभी बारिश कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, या मतलब उस तरीके का वर्णन ज्यादा है एक्चुअली। आपसे बात करते करते मेरे को लग रहा है कि जैसे ये देव मानव जो है ना, ये देव मानव हमने इसकी हमने बोला था ये धर्म ही व्यवस्था है, तो ये सब ने देवताओं ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं। तो जैसे इंद्रदेव ने बारिश की व्यवस्था संभाली हुई है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कहना राइट। चाहे तो पता नहीं, मतलब है ना, लक्ष्मी देवी ने जो है वो धन की व्यवस्था संभाली हुई है ना। इस तरह से अगर कुछ देखें तो शायद जो है परंपरा भी कुछ कुछ ऐसा कहना चाह रही हो, मुझे मालूम नहीं है, आप थोड़ा और जानते हैं, आप सोचिए। हम्म। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत अच्छे महापुरुष रहे, हाँ हाँ, और इन्होंने मतलब अपने टाइम में जो भी है कुछ चीजें रखी, और इसलिए हम उनको देव पद के तौर पे रख रहे हैं, और आज भी हम उनको ठीक है, उनका सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इस चीज को नकार नहीं रहे हैं भैया, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह से हमारी हिस्ट्री में मतलब अब बात ये आती है कि ये सब काल्पनिक है या फिर ये ऐसा हो चुका है हमारे हमारे धरती पर, इस तरह के देव मानव देव पुरुष। ये तो माय गेस इज एज गुड एज योर्स। हम्म। ठीक है भैया, लेट्स नॉट टच अबाउट सेंसिटिव टॉपिक्स। नहीं नहीं, नॉट सेंसिटिव, लेकिन देखिए मतलब ये काफी सारी चीजें ना, इनमें फिर मतलब दे डोंट, बड़ा पूरा देश लग जाता है भैया, फिर भी वो निर्धारण नहीं कर पाते। तो हम आप मतलब अपने अपने निष्कर्ष हम सबके हैं, हम उन निष्कर्षों के साथ में बने रहे। हम्म। कोई इसमें अच्छे लोग हैं भैया, सारे अच्छे लोग जो है वो अच्छे पद में ही आएंगे, है ना। अब हम्म। इसमें मतलब मैं देव पद में रख दूं, हो सकता है आप में से किसी को लगे नहीं भैया वो देव पद में नहीं, वो तो दिव्य पद में होने चाहिए, तो भैया ठीक है ना। तो ये हम्म। अपना अपना आंकलन जो है वो उस हिसाब से रखे, आएंगे तो किसी श्रेष्ठ पद में ही, है ना। वो हम्म। कौन कहाँ आएगा वो देख ले। जी भैया। तो एक चीज ये वाला सूत्र भी बार बार आएगा आगे चल के, दर्शन में भी कई जगह के ऊपर बाबा जी ने इस चीज को लिखा है कि जागृत मानव जो है वो कार्य करने में स्वतंत्र और फल भोगने में स्वतंत्र रहता है। भ्रमित मानव जो है वो कार्य करने में स्वतंत्र रहता है, फल भोगने में परतंत्र रहता है। तो इसको मेरे को लग रहा है कि अभी हम पेंडिंग में रख देते हैं। मोटा सा इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जागृत की होता है, सब कुछ नियम पूर्वक करता है। वो जब कुछ करता है तो उसका रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा जैसा उसने फोरकास्ट किया होता है या जैसा उसने अपेक्षा की रहती है। भ्रमित मानव नियम नहीं जानता है, नियम नहीं जानता है तो गलतियां करता है, गलतियां करता है तो फिर अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, और अनएक्सपेक्टेड चीजें होने से फिर वो मजबूर होके कुछ फल उसको भोगने पड़ते हैं जिसको वो भोगना नहीं चाहता। जैसे हम पूरी की पूरी मानव जाति आज की स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ये वाली चीजें अपने जहां पर भी है इसको या तो भोग रहे हैं या आने वाले समय में भोगेंगे ना। तो चीजें तो खराब हो रही हैं, तो फल भोगने में पड़ता, हम ये इस फल को भोगना चाहते नहीं है, बट बट इट्स कमिंग टू अस। तो कार्य करते समय स्वतंत्र थे, फल भोगते समय परतंत्र हो गए भ्रमित मानव, क्योंकि जो है वो नियम नहीं पहचान, तो नियम पूर्वक नहीं जी पाए। इतना है। इसकी डिटेलिंग जो है जैसे जैसे हम आगे समझेंगे और हमारी क्लियरिटी बनेगी। ठीक है, तो जागृति पूर्वक किया गया संपूर्ण कर्म फल नीति विधि होने के कारण फल भोगने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का ये मतलब नहीं है कि मनमानी पूर्वक फल भोगूंगा, स्वतंत्र मतलब कि मतलब जैसा सोचा है वैसा होगा।
मतलब ठीक तरीके से जिएंगे तो चीजें ठीक होंगी, मतलब ये है जागृति के साथ में व्यवस्था पूर्वक न्याय पूर्वक जीने से जो है सही फल मिलेगा मानव जाति को। तो ये मोटा मोटा सा 35 पॉइंट तक हो गया। 36 पॉइंट पे जनरल सी बातें कही हैं। धरती अखंड है, राष्ट्र अखंड है, मानव समाज अखंड है, राज्य अनेक है, सभी राज्य अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में सार्थक होंगे। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था शिक्षा आचरण संविधान व्यवस्था पूरकता उपयोगिता विधि से धरती पर चारों अवस्थाओं में संतुलन। ठीक है? बताइए यहाँ तक। नहीं तो 20 मिनट है, ये आगे वाला भी हम कवर कर सकते हैं। इसमें चर्चा के बिंदु कम है, एक बार पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन तब पढ़ेंगे जब आप कहेंगे कि हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अब रजत भाई के अलावा कोई और पढ़े। मैं पढ़ लेता हूँ भैया। ठीक है। 10 सोपानीय व्यवस्था। जनप्रतिनिधि विधि से परिवार सभाओं में व्यवस्था सहज कार्यक्रमों में भागीदारी करने का बोध। 38 व्यवस्था सहज 5 आयामों का स्पष्ट बोध एवं हृदयंगम। शिक्षा संस्कार व्यवस्था, न्याय सुरक्षा व्यवस्था, उत्पादन कार्य व्यवस्था, विनिमय कोष व्यवस्था, स्वास्थ्य संयम व्यवस्था। 39 अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सह अस्तित्ववादी विधि से पहला परिवार व्यवस्था में विश्वास निर्वाह निरंतरता। परिवारजन समझदार ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्न। परिवार में मानवीयतापूर्ण आचरण सहित समाधान समृद्धि सहज प्रमाण में स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार संपन्नता व वैभव निरंतरता अनुकूल परिस्थिति। तीसरा वर्तमान में विश्वास अभय सूत्र। दूसरा वर्तमान में उपयोगिता पूरकता सहज अनुकूल परिस्थितियां। मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभता न्याय सुरक्षा सुलभता उत्पादन कार्य सुलभता विनिमय कोष सुलभता स्वास्थ्य संयम सुलभता सहज ज्ञान विज्ञान विवेक सुलभता ही अखंडता सार्वभौमता सहज सूत्र 10 सोपानीय व्यवस्था व्यक्त हो। हर मानव जीने में जीवन मूल्य के मानव लक्ष्य प्रधान है। अखंड समाज सूत्र व्याख्या रूपी व्यवहार में स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य प्रधान। वैभव सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूपी भागीदारी में मानव मूल्य प्रधान वर्तमान वैभव है। हर समझदार मानव जीवन मूल्य के अर्थ में मानव लक्ष्य प्रमाणित करना ही प्रमाण वर्तमान परंपरा है। हर परिवार मानव प्रधानता स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य सहित अखंड राष्ट्र समाज के वैभव के अर्थ में प्रमाण परंपरा है। जागृत मानव परंपरा में जीने के वैभव में जीवन मूल्य के अर्थ में मानव लक्ष्य प्रधान। अखंड समाज वैभव में स्थापित व शिष्ट मूल्य सार्वभौम व्यवस्था सहज वैभव में मानव मूल्य है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्ववादी विधि से परिवार समूह सभा 10 परिवार से निर्वाचित 10 जन प्रतिनिधि परिवार समूह सभा मानवीयतापूर्ण आचरण संपन्न परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या। परिवार सभा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या अनुसार पंचमुखी कार्यक्रम प्रवर्तित यथा मानवीय शिक्षा संस्कार कार्य
न्याय सुरक्षा कार्य, मानवीय उत्पादन कार्य, मानवीय विनिमय कार्य, मानवीय स्वास्थ्य संयम कार्य। प्रवृत्तियों का परीक्षण, निरीक्षण, समृद्धिकरण, आकलन, कर्तव्य, संयुक्त सत्यापन। 39 पार्ट 2। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से हर परिवार मानव में 6 महिमा यथा स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने में विश्वास, स्व प्रतिभा में विश्वास, प्रतिभा के अनुसार व्यक्तित्व में विश्वास, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन व्यवसाय में स्वावलंबन, सहज प्रवृत्ति प्रमाण से निरीक्षण, परीक्षण, आकलन, आवश्यकता अनुसार समृद्धिकरण, संयुक्त सत्यापन। थर्ड, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से मोहल्ला, ग्राम, परिवार सभा 10 समूह में से निर्वाचित प्रतिनिधि 10 जन प्रतिनिधि परिवार सभा में मनोनीत 5 समितियां यथा मानवीय शिक्षा संस्कार समिति, मानवीय न्याय सुरक्षा समिति, मानवीय उत्पादन कार्य समिति, मानवीय विनिमय कोष समिति, मानवीय स्वास्थ्य संयम समिति। मोहल्ला, ग्राम, परिवार सभा सहज प्रयोजनों के अर्थ में और 10 परिवार समूह सहज आवश्यकता अनुसार समिति में कार्यरत व्यक्ति का दायित्व निश्चय रहेगा। फोर्थ, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से मोहल्ला, ग्राम, परिवार सभा 10 परिवार समूह में से प्रत्येक सभा सदस्यों का संयुक्त सत्यापन। प्रत्येक समिति सदस्यों का संयुक्त सत्यापन और ग्राम मोहल्ला समिति स्वयं परीक्षण निरीक्षण पूर्वक 100 परिवारों का समझदारी, संपन्नता, सहज यथास्थिति के ज्ञान सहज रूप में, ईमानदारी सहज यथास्थिति को विवेक व विज्ञान सहज रूप में, जिम्मेदारी सहज यथास्थिति का मानव संबंधों का पहचान, नैसर्गिक संबंध का पहचान सहज रूप में, भागीदारी सहज यथास्थिति को मानवत सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, उपयोगिता पूरकता सहज रूप में। फिफ्थ, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से ग्राम मोहल्ला परिवार सभा जन शक्ति चेतना महिमा प्रवृत्ति व निष्ठा सहज वैभव का निरीक्षण परीक्षण पूर्वक सत्यापन, जनशक्ति को समझदारी के रूप में, मानव चेतना सहज समझदारी ईमानदारी सहज संयुक्त रूप में, महिमा को 6 स्वरूप में कथित प्रवृत्ति का पंचमुखी कार्यक्रम के आधार पर पहचान, मूल्यांकन और सत्यापन। हो गया, थैंक यू। तो इसमें ऐसा है कि इसको हमें शब्द बाय शब्द करने की आवश्यकता नहीं है, काफी कुछ रिपीटिशन है। मोटा मोटा सा जो है ये टाइटल जो था वो 10 सोपानी व्यवस्था थी, है ना। एक बार टाइटल पे चले जाते हैं, क्या था 10 सोपानी व्यवस्था, ये इसका था जिसके भी हमने 2-3 पेज पढ़े। तो हमने कुछ दिन पहले अपने डिस्कशंस में 10 सोपानी व्यवस्था की भी एक स्लाइड जो थी वो देखी थी। लेट मी सी कि क्या हमारे पास में है रेडीली, ठीक है इसी में है। मैं खोल लेता हूँ इसको ताकि ये भी रिफ्रेश हो जाए हमारे को। तो ये बाबा जी ने जो व्यवस्था का स्वरूप, मानव समाज का स्वरूप जो है जिसका प्रपोजल रखा है वो ऐसा बताया है कि 10 स्टेप्स हैं। ये पहला 10 सोपानी मतलब 10 स्टेप्स, 10 लेयर्स, है ना। तो ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक फैमिली में 10 लोग, वैसा कुछ वो जैसे अभी भी हम लोग कहते हैं ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 10 लाख लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी। तो नंबर्स बिल्कुल फिक्स्ड हैं, तो एक अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं। कहीं पर 20 लाख भी हो जाता है, कहीं पर 5 लाख भी रह जाता है। इस तरह से यहाँ पर एक परिवार का समूह जो है वो उसको 10 लोग मानकर चल रहे हैं। तो उनकी एक परिवार सभा होगी,
फिर जहाँ पर 10 परिवार इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब 100 लोग हो जाएंगे, उसको परिवार समूह सभा बोल रहे हैं। फिर 100 परिवारों को ग्राम सभा बोल रहे हैं, 1000 परिवारों को ग्राम समूह सभा, ऐसे करके आखिर में विश्व सभा तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ लोग जो है वो इसमें 10 के ऐसे करते हुए 10⁻10 जो है वो 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा, तो 1000 करोड़ लोग। तो ये 10 पानी व्यवस्था की बाबा जी ने जो है प्रस्ताव रखा है कि इस तरह से जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर, वो जो है ना जिसको हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, उसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जहां पर ये दूसरी लेयर के बाद में, जहां पर ये 100 लोग हो गए, 10 परिवार हो गए, यहाँ पर जाकर के वो जो है ना जो 5 समितियों वाली बात है, फिर वो वाली प्रपोजल उसको समझ लेते हैं फिर से बुक को देख के। कि समाज जहां पर भी होगा, उस समाज में बाबा जी ने पूरे दर्शन में ऐसा प्रस्तावित किया है कि उसमें 5 तरह के काम होंगे। 5 काम क्या होंगे? शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, तीसरा उत्पादन कार्य, चौथा विनिमय कोष और पांचवा स्वास्थ्य संयम। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम अपना जो कुछ भी देखें, समाज की कल्पना करें, तो उसके ये 5 कोर एरियाज जो है वो पहचाने गए हैं। इसके अलावा और जो कुछ भी होगा वो इसके सपोर्ट में होगा, है ना? तो अगर हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए तो ट्रांसपोर्ट इसके इन सब के ही सपोर्ट में एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी रहे, जैसा भी हो। लेकिन ये जो है ये सारी की सारी चीजें जो है, ये जहां पर 100 लोग हो जाएंगे, लाइक 10 परिवार हो गए, तो वहां पर बाबा जी प्रस्तावित कर रहे हैं कि ऐसे करके 2-2 लोगों की समितियां बनाई जाए। तो 100 लोगों के पीछे 2 लोग ऐसे हो, हर 10 परिवार में मिलजुल कर वो 2 लोगों को सिलेक्ट करें, जो कि 10 परिवारों में शिक्षा संस्कार वाले पार्ट के ऊपर मार्गदर्शन करें, उसको कोऑर्डिनेट भी कर पाए। मतलब कोऑर्डिनेशन से ज्यादा मार्गदर्शन वाला जो है वो मामला इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ पर की आवश्यकता है, वो उस परिवार से अगर फुलफिल नहीं हो रही हो, तो किसी दूसरे परिवार में ज्यादा समझदार लोग हैं, तो वो सहयोग कर पाए। इसी तरह से न्याय सुरक्षा के लेवल के ऊपर भी हर 100 लोगों के पीछे 2 लोगों की एक न्याय सुरक्षा समिति भी हो। इसी तरह से उत्पादन और कार्य के लेवल के ऊपर समिति हो, विनिमय और कोष, है ना? इसके इसके लेवल के ऊपर समिति हो, और स्वास्थ्य और संयम, है ना? तो ये 5 जो है ये जो है समाज के आयाम जो है वो पहचाने गए हैं, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे-जैसे हम ऊपर के सोपान पर जाएँगे, ये 100 लोगों से 1000 लोगों वाले में और 1000 लोगों से 10,000 लोगों वाले में, ये जो समितियाँ बनी हुई हैं, यही समितियाँ अपने में से कुछ और, मतलब जैसे 100-100 लोगों वाली 2-2 लोगों की समितियां बन गई, तो जब 1000 लोग पे गए, तो 20 लोग आगे शिकार समिति में, है ना? हर 100 लोगों के पीछे 2 लोग थे। तो ये 20 लोग फिर अपने में से जो है वो बेस्ट 2-3 जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, तो वो 1000 लोगों पे समिति रहेगी। फिर इस तरह से और आगे ऐसे करके बाबा जी ने समाज का एक स्वरूप जो है वो प्रस्तावित किया है। तो ये जितने हमने 2-3 पेजेस पढ़े हैं, मोटा-मोटा सा जो है इसी चीज को कहा जा रहा है। शब्द कई बार कुछ भारी हो जाते हैं, लेकिन अब इसमें से ऐसा लग रहा है कि एक मूल चीज जो है इतना पकड़ लें कि 10 सोपानी व्यवस्था किसको कह रहे हैं। ये जैसे बताया कि, है ना, ये निर्वाचित जो है 10 जन समिति सभा, तो ये निर्वाचित मतलब आपस में मिलजुल कर जो है वो अपने में से जो सर्वश्रेष्ठ मिलता है उसको जो है वो पहचान कर हर परिवार अपने में से अपना एक मुखिया निर्वाचित करेगा, नॉमिनेट करेगा, और फिर वो समितियां जो है वो 10 परिवार के समूह के ऊपर और उसके आगे हर लेवल के ऊपर ये पांचों समितियां रहेंगी। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी उत्पादन कार्य वगैरह के ऊपर, जो कि गांव के लेवल के ऊपर या मोहल्ला के लेवल के ऊपर हो जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि काफ़ी बड़ी जनसंख्या होगी तो वहाँ पर जाकर होगी। जैसे जब ऐसा लगे कि कार बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तो हो सकता है कि छठे या 7वें लेवल के ऊपर आए कि भैया 1 करोड़ लोग हो गए, 1 करोड़ लोगों के पीछे कार बनाने की भी फैक्ट्री लगाई जाए,
है ना? 10 लाख लोग हो गए हैं, तो इनके पीछे हर 10 लाख लोगों के पीछे एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। स्कूल जो है वो हो सकता है कि 1000 लोगों के बीच में स्कूल खोलने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से हर लेवल के ऊपर क्या-क्या काम होगा, वो भी समाज शास्त्र में बाबा जी ने अच्छे से इसको काफ़ी विस्तार से जो है इसका व्याख्या किया हो। जब हम वहाँ पहुँचेंगे पढ़ ही सकते हैं, आप में से जिसकी रुचि हो, पुस्तक को उठा के पहले भी देख सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि हम अपने से इसमें से ब्रीफली क्या कह रहे हैं ये रख दें, कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हो तो आप रखें, नहीं तो मतलब इसको जो है इतने में ही लेके हम कह सकते हैं कि ठीक है, वी गेट अ सेंस ऑफ व्हाट इज दैट वी हैव टू स्टडी। बताइए। भैया इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने के लिए हेल्प थोड़ा सा चाहिए। जैसे जब बोल रहे हैं कि इस तरह से समितियां बने, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके हाथ में उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर डिसीजन मेकिंग पावर हो? फॉर एग्जांपल आपने बोला 1 करोड़ लोगों पे गाड़ी की फैक्ट्री लगे, तो वो एक पर्टिकुलर जो 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 समिति कमेटी है वो उसको डिसाइड करे, डेटा क्रंचिंग करे, कुछ इस तरह से बात हो रही है। और मैं एक और ये मान के चल रहा हूँ कि जब इस तरह का सेटअप की बात चल रही है तो हम लोग किसी पर्टिकुलर तबके को रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जात धर्म ना माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मतलब बिल्कुल एक समझदार इंसान सारे हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही बिल्कुल, ये यूनिवर्सल ऑर्डर की बात हो रही है, है। जी सार्वभौम व्यवस्था की बात हो रही है। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए ना ऐसा बाबा जी ने कहा, अब देखिए आप कह रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और बोला जाए, तो मैं उसको शब्दों में रखता हूँ कि जैसे सपोज करें कि एक गांव है ना, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं एक गांव में 1000 लोग हैं, है ना, 1000 लोग रहते हैं, 1000 परिवार रहते हैं, 10,000 लोग रहते हैं, आई डोंट नो, छोटा गांव बड़ा गांव जैसे भी हम मान के चले। अब उन सब के खेत वगैरह है और उन सब का कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ किसी तरह का और भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी होती होगी, और वहां पर किस तरह की जमीन है ना, उस जमीन में क्या जो है वो ज्यादा अच्छे से नेचुरली जो है हमारे को एग्रीकल्चर के लेवल के ऊपर प्रोड्यूस आती है, क्या चीजें जो हैं वो फार्म एनिमल्स के थ्रू वहां पर किया जाता है या किया जा सकता है, वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। तो इसके बारे में विश्व परिवार सभा से ये मार्गदर्शन नहीं आएगा कि हर गांव में खेती होनी चाहिए, है ना। कोई कोई जगहें ऐसे सपोज कीजिए कि कोई बहुत पहाड़ी क्षेत्र है या कोई राजस्थान में डीप में कहीं पे डेजर्ट एरियाज हैं, है ना, वहां पर भी गांव है लेकिन वहां पर फार्म प्रोड्यूस जो है वो नहीं रहती। तो हर गांव बेसिकली ये देखेगा कि हम सब जितने भी लोग इस गांव में रहते हैं ये मिलजुल कर क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस प्रोड्यूस से कितनी हमारी अपनी कंजम्पशन हो जाएगी, कितनी सरप्लस रहेगी, जिसको कि हम अपने से हायर लेयर वालों के साथ में शेयर कर पाए कि देखो भैया हमारे यहाँ पे हमें तो एक साल में 500 किलो आलू चाहिए रहता है, लेकिन हम एक साल में ऐसा लगता है कि 5000 किलो आलू बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी मिट्टी आलू के लिए जो है वो काफी बेहतर है, तो हम 500 किलो अपने पास में रखा करेंगे। 5000 किलो जो है वी विल गिव टू द नेक्स्ट हायर लेवल, वो फिर उसको जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी उसकी प्लानिंग कर लेगी। ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं देव भाई? जी भैया। ठीक है। तो अब गांव वाले ये भी कहेंगे कि अब हमारे को कपड़ा चाहिए लेकिन हमारे यहाँ पे कॉटन नहीं होती है, ठीक है, तो हम आलू जो है ये हमारे पे सरप्लस आता है, ये हम देंगे, लेकिन हमारे को कपड़ा चाहिए, हमारे को साइकिल चाहिए, है ना, साल में 50 साइकिल चाहिए, साल में इतना कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से अगर हम एक विजुअलाइज करें तो ये बाबा जी ने बड़े अच्छे से जो है वो इस चीज को काफी पेजेस लगा करके, मैंने जब पढ़ा तो मेरे को काफी अच्छा लगा। और ये बड़ी सिंपल भाषा में भी, आप भी कभी ना मतलब देखिए आपका मन होगा इसको समझने का, थोड़े है कुछ 30-40 पेज होंगे, शायद एक चैप्टर है पूरा, उसको देख पाए। तो इस तरह से बाबा जी सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि हर गांव जो है ना अपना प्रिवेलिंग जो लोग हैं उनका एक डाटा बैंक भी बनाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर
कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है? हमको क्या एडल्ट एजुकेशन पे भी काम करना है, तो फिर वो जो शिक्षा संस्कार समिति है, इस तरह से फॉर्मुलेट करे कि भाई हाँ भैया, ये बड़ों के लिए भी एजुकेशन के लिए कुछ करने की जरूरत है। अगर ऑलरेडी सारे बड़े जो हैं वो पहले से पढ़े लिखे हैं, तो उस तरफ काम करने की जरूरत नहीं होगी, फिर बच्चों के लिए किया जाए। तो ये काफी कुछ जो है ना, ये भौगोलिक परिस्थितियां, लोकल कंडीशंस, उनके हिसाब से हर लोअर लेवल के ऊपर उस तरह की फ्रीडम रहेगी जिस तरह की आवश्यकता होगी। सिर्फ इस चीज में ध्यान इस चीज का दिया जा रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि काफी महत्वपूर्ण है, कि हम आजकल जब हम देखते हैं ना, तो गांव वगैरह में मेरे को काफी ये देख करके आप सबको भी बुरा लगता होगा कि कभी टमाटर ज्यादा हो जाते हैं, कभी कहीं पर संतरे ज्यादा हो जाते हैं, और उनका प्राइस इतना ज्यादा गिर जाता है कि जो है वो किसान जो है वो उसको बेचने के लिए मंडी तक भी नहीं लेकर जा पाता। ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से शोषण मुक्त व्यवस्थाओं की बात की जा रही है। तो मैं कई बार तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक एक गांव ये कहता है कि हम एक साल में 5,000 किलो आलू प्रोड्यूस करेंगे, और और गांव वालों ने मेहनत ज्यादा कर ली, या या नेचुरली बारिश वगैरह अच्छी हो गई, या जो भी जैसा भी मौसम चाहिए था वो अच्छा हो गया, और 5,000 की जगह 7,000 किलो आलू प्रोड्यूस हो गया, तो ये गांव के लिए या किसान के लिए मुसीबत की बात होनी चाहिए या उत्सव की बात होनी चाहिए? है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो उत्सव की बात होनी चाहिए कि हमने मेहनत की थी, सोचा था 5,000 किलो आएगा, 7,000 किलो आ गया, लेट्स सेलिब्रेट। आजकल देखने में मिलता है कि ये तो मुसीबत वाली बात हो जाती है। ज्यादा हो गया तो कीमत कम हो गई, कीमत कम हो गई तो पैसे ही नहीं मिल रहे। ठीक है? तो जो पूरा का पूरा बाबा जी ने संबंध के महत्व के ऊपर बात की है, वो संबंध का महत्व ही पूरा, वो संबंध ही पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को चलाएगा। मानव मानव के साथ में संबंध को पहचानेगा। हर बच्चा जब स्कूल एजुकेशन में उस संबंध के इंपॉर्टेंस को समझकर चलेगा, और वो जो हम समाज में बात कर रहे हैं ना, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, तो वो अभय जो है वो एक्चुअल में शोषण मुक्ति से ही आएगा। तो मतलब ऐसा मालूम नहीं है मेरे को, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, कहीं आपको फिर से इसको टू आइडियलिस्टिक टाइप का ना लग रहा हो, लेकिन मैं इसको इस तरह से देख पाता हूँ कि जैसे जिस तरह से हम ना मतलब इसको फील करने की कोशिश करें। अभी हम यहाँ पर इन मीटिंग्स में जैसे बैठते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ में पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से कुछ कुछ लोग परिचित हैं। हमारा क्या आपस में ऐसा भाव बन गया है कि नहीं बन गया कि हम एक दूसरे के साथ में शोषण मुक्त विधि से रहेंगे? ऐसा ऐसा आप सब लोग अपने में फील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? है ना? तो जैसे ही हम इसको कहें कि हाँ मैं फील कर पाता हूं, तो देन सडनली इट लुक्स लाइक इट इज नॉट टू आइडियलिस्टिक आल्सो। है ना? अगर मैं कुछ लोगों के साथ में, हम में से, मैं आप में से कई लोगों से तो पर्सनली मिला भी नहीं हूं, है ना? लेकिन सिर्फ ये जो हफ्ते में 1 बार 2 बार बैठते हैं, बातचीत होती है ना? हम एक दूसरे के साथ में अपने संबंध को महत्व देते हैं, इसको, इसके महत्व को समझते हैं। आप लोगों का भी ध्यान संबंध की तरफ चला गया है, तो ये बड़ी आसानी से 6 महीने में, 1 साल में ये स्थितियां आ गई हैं कि हम एक दूसरे के प्रति एश्योर्ड है ना? हम आपको गलत सामान नहीं देंगे, हम आपका शोषण नहीं करेंगे। अगर आप पड़ोसी गांव में रहते हैं, आप हमारा सामान नहीं देंगे, आप हमारा शोषण नहीं करेंगे। यही तो मानवीय व्यवस्था की आवश्यकता भी है, यही तो चाहते भी हैं हम सब। ठीक है? तो इसको कल्पना के रूप में हर गांव अपना एक डाटा बैंक बनाएगा, और वो भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। है ना? मतलब इस साल ये स्थिति है, 2 साल के बाद में बदल जाएगी, 2 साल के बाद में फिर से बदल जाएगी, वो चलता रहेगा। और किस तरह की जमीन है, किस तरह की प्रोड्यूस हम बना पाएंगे, क्या हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमको जरूरत है। और ऐसे करके एक लेयर्ड हायरार्किकल वे में ये चलेगा। इतना विजुअलाइजेशन से कुछ हेल्प हो रही है भैया? देव भाई? जी भैया, एक्चुअली एक
गांधी जी की एक छोटी सी पुस्तक है स्वराज करके, तो उनका मतलब स्वराज में हमेशा से यही कॉन्सेप्ट रहा कि एक गांव अपने आप में पूरा हो। मुझे लगता था कि वो एक सही है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने का है सिर्फ, एग्जैक्टली वैसे मल्टीप्लाई होता रहे वो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जैसे आपने बोला सार्वभौम व्यवस्था की बात चल रही है कि एक गांव में यदि कुछ कमी है तो दूसरा गांव पूरा कर रहा है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ कमी है तो आपस में कंट्रीब्यूशन किसको क्या चाहिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट क्या चाहिए, मुझसे पूरा हो सकता है क्या? ये तो चाहिए ही होगा भैया। ये तो आप भी सोच के देखो कि जी। एक गांव, हर गांव में कार की फैक्ट्री तो नहीं लगेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल भी। हेल्प्स, थैंक यू। ठीक है, तो इसकी कंडीशन जो है वो ये है कि सारे व्यक्ति जागृत हो जाएं, उससे पहले ये नहीं होगा। हाँ, ये भैया, ये इस पूरे के पूरे का जो है ना, ये एक ही कि नासमझ आदमी के ऊपर भैया कानूनबाजी जितनी मर्जी लगा लो, वो चालाकी से निकल जाए। ऐसा ऐसा इंग्लैंड में भी होगा, ऐसा अमेरिका में भी होगा, है ना। ये ऐसा ना माना जाए कि ऐसा सिर्फ इंडिया में होगा। तो चालाकी जो है वो अमानवीय स्वभाव है। अभी तक जो है ना, हम लोगों ने चालाकी को समझदारी माना हुआ है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं काफी अपने आसपास देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चालाक को समझदार मान लेते हैं। तो चालाक समझदार नहीं है भैया, चालाक तो सेल्फिशनेस से गवर्न्ड है। तो मेरे समझदार, पास हाँ जी, मेरे पास दो विचार आए। पहला विचार तो यह है कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं इस समय, और मोस्टली हम देखेंगे कि हमने बहुत सारे मॉडल देख लिए गवर्नेंस के, मोनार्की से लेके ऑटोक्रेसी से लेके आज के डेट में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हम, और हमें लग रहा है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सोल्यूशन बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड वी आर थिंकिंग दैट we have tested all other form of governance and now I think this is the optimum governance and this is the best system we have which is leading us to a global disaster. तो अब आई थिंक इसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो पहले तो वहां से दूसरा विचार मेरे दिमाग में आया, और शायद मैंने पहले भी रखा है, कि पौंडीचेरी में अरू वैली करके एक जगह है जहां पे कि उन्होंने एक ग्लोबल मतलब समहाउ एक ऐसा बनाने की बात कही है जहां पे कि वो किसी भी आप किसी भी राष्ट्र के हों, आप वहां पर आ सकते हैं, और मतलब दे हैव देयर कंडीशंस and they are making it as a prototype, I would say, to be a ideal world as per their philosophy or their concepts. तो इस तरह का प्रोटोटाइप कभी हम लोगों ने बाबूजी और ने कभी सोचा इस तरह से टेस्ट किया जाए? देखिए, यहाँ पर जो कह रहे हैं बाबा जी, जो प्रस्ताव रख रहे हैं कि मानव का जब तक स्वभाव मानवीय नहीं होगा, है ना, जब तक मानव को मानवीयता नहीं समझ में आएगी, इंसानियत नहीं समझ में आएगी, ह्यूमन कंडक्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी। तो मेरी जानकारी में भैया, जितना मेरे सुनने तक पहुंचा, मैं ऐसा भी नहीं क्लेम कर रहा कि मैंने दुनिया की सारी फिलॉसफीज समझ ली हैं, इवन एट एलिमेंट्री लेवल समझी हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ भी मेरे बड़े होने के क्रम में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर किया, काफी कुछ बिना एक्सप्लोर किए मेरे कानों में पड़ता रहा, कहीं पर भी आदमी समझदार हो सकता है, इसकी कोई ठोस बात मेरे को पूरी तरह से नहीं समझ में आई। और ये मेरे को एक बड़ा चैलेंज सा लगता था कि हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। मैं अपने आसपास जरा सी चर्चा छेड़ता हूँ तो काफी लोगों की एक मेन पीड़ा यही है कि मेरे आसपास के लोग समझदार क्यों नहीं है, ठीक है। तो आदमी के समझदार हुए बिना काम नहीं चलता। इसको तो हम परिवार के लेवल पर भी अच्छे से देख ही रहे हैं, परिवारों में, संबंधों में, और पर भी देख रहे हैं। बेशक वो अमेरिका के इलेक्शंस हो, बेशक इंडिया के हो, बेशक कहीं के भी हो, हम लोगों को ये तो अच्छे से दिख ही जाता है कि भैया आदमी के समझदार हुए बिना काम नहीं चलेगा, है ना, देश कोई भी हो। अब आदमी समझदार कैसे होगा?
ये से पता चल जाए वहां से ले लिया जाए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि आदमी समझदार हो जाएगा तो फिर व्यवस्थाएं भी बना लेगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, न्यायपूर्वक जी भी लेगा। तो यहाँ पर आदमी के समझदार होने की जरूरत है, और आदमी समझदार होगा कैसे, इसकी पूरी बात एक लॉजिकल वे में, यूनिवर्सल वे में रखी गई, जो ऐसा लगा कि मुझे आसानी से स्वीकार हुई। बाकी हम सब अपने अपने अधिकार पर शोध करें, देखें, जहां से हमको लगता है कि ठीक है वहां से लिया जाए। तो उनके पास में भी कुछ ऐसा होगा, मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। हमारे यहाँ पे बस आदमी आ जाए और सब ठीक चलेगा, ये मेरे को थोड़ा सा अधूरा लग रहा है भैया। वो आदमी ठीक होने चाहिए, और आदमी रहे होंगे तो सब तरह के। तो आदमी ठीक कैसे होता है, आदमी को ठीक होने के लिए कैसे काम करना पड़ता है, कब करना पड़ता है ना, वो जब तक वो पूरी तरह से पकड़ में नहीं आएगा भैया, मालूम नहीं मतलब कि क्या होगा। ये अपने में सोचने का मुद्दा है। पॉइंट ये है कि जो 10 सोपानीय व्यवस्था है उसका तब तक हम नहीं देख पाएंगे, मतलब ये दिस इज समथिंग वी हैव पुट इट इन आवर विश लिस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, है ना। अभी का जो मेन काम है वो समझदारी करना है, समझदार लोगों की संख्या बढ़े, ये इमीडिएटली अभी करने वाला काम ये है ना। अगर अभी हमको ऐसा लगता है कि भैया बाबा जी एक समझदार व्यक्ति थे, है ना, फिर उनके साथ में चलते हुए अभी उन लोगों की संख्या कुछ बड़ी है, हालांकि वो सब उनमें से कोई भी अपने आप को मैं बाबा जी की श्रेणी में आ गया हूँ ऐसा किसी ने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग समझ रहे हैं, इतना हमको उन्हें देखकर विश्वास होता है ना। हमारे आसपास काफी लोग ऐसे हैं जिनसे हम समझ रहे हैं। आप थोड़ा दूर बैठे हैं ज्योग्राफिकली यूरोप में, तो फिजिकली नहीं मिल पाए, हम पिछले कुछ सालों से जिन लोगों से समझ रहे हैं, सब विश्वास बनता है कि हाँ भैया ये बिल्कुल पूरी तरह से जिसको हम समाधान संपन्न कह रहे हैं, ये ऐसे मानव हैं, है ना। तो ये खुद भी समझे हैं, इन्होंने बाबा जी से समझा, हमने इनसे समझा, तो एक तरह से ये हो गया भैया कि वो मॉडल मल्टीप्लाई होने वाला प्रोसेस जो है ना, उसके ऊपर विश्वास बन रहा है। तो समझदार आदमी मल्टीप्लाई हो पाए, इस धरती को इस चीज की जरूरत है। तो जैसे कार अलग अलग फीचर्स वाले बनते हैं अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पर भी कोई और फिलोसफी भी हो पूरी दुनिया में, वो भी समझदार इंसान बना रहे हो, हमें लगे कि भाई हाँ अभी वहां पूरी बात हो रही है, वहां से समझदार बन जाया जाए, इसमें कोई भी वो कंपटीशन वाली बात नहीं। जी भैया। ठीक है, 4:10 हो गए हैं। तो अभी ये जो है ये मानवीय शिक्षा नीति का प्रारूप है, ये मेरे को लग रहा है अभी थोड़े से पेजेस रह गए हैं, इसकी भी रीडिंग मतलब नेक्स्ट वीक में हम करके मेरे को लग रहा है ये कंप्लीट हो जाएगी बुक, और फिर जो है हम आगे जो है सीधा दर्शन की मेन पुस्तकों पे मुझे लग रहा है कि शुरू हो जाएंगे। कि भैया पुराने जो आप लोग जुड़े हुए हैं, सुनील भाई, देव भाई, राहुल भाई, आप लोगों का कुछ अपना विचार हो किसी तरीके से तो आप शेयर करें, वैसे ले लेंगे, नहीं तो मानव व्यवहार दर्शन को शुरू कर सकते हैं। नहीं भैया, मानव व्यवहार दर्शन नहीं है ना। तो जैसे एक बार दोबारा नेक्स्ट वीक फिर से बात कर लेंगे, और वैसे नेक्स्ट वीक में इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा लग रहा है। अभी रैप अप करें। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच, नमस्ते।